हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के तीसरे पेपर, तीसरे नहीं चौथे, ठीक है ना, जो 13 दिसंबर 2017 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, इसको पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले तीन मैं बता देता हूँ कि तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये चौथी वीडियो है यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर पेपर पे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है 81 नंबर से शुरू था। ये कह रहा था 560 छात्रों वाले, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा होगा। 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बतानी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एलिगेशन यूज करना चाहते हैं। ठीक है ना, हम एलिगेशन यूज करके रेशियो निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखो हम बात करें बॉयज़ की गर्ल्स की, आप भी इसको सॉल्व करो। 12 गर्ल्स की 11 और मिक्स की वैल्यू, मिक्स मतलब लड़कों और लड़कियों का मिला करके, मतलब पूरे स्कूल का 11 वर्ष 9 महीने। तो 11 वर्ष 9 महीने को हम वर्ष में भी बदल लेते हैं। ठीक है ना, 9/12 होगा तो 3 से कटेगा 3 बार में, 4 बार में 47/4 आएगा। ठीक है, तो बीच में क्या लिखेंगे, 47/4। या तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदलते, 11 से 3/4 लिख लेते हैं ताकि घटाने में आसानी हो। ठीक है, इसमें से आप ये घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 1/4। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे तो आएगा 3/4। जब इसका आप रेशियो लेंगे, ये 4 4 कट जाएगा, 3:1 आएगा। ठीक है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या आएगा, 3:1। ठीक है, तो टोटल देखोगे, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। टोटल कितना है, 4। 4 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है 560। कितना, 560, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140। ठीक है ना, यही लड़कियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 मोबाइल फ़ोन, ठीक है, 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 8,000 रुपये है, जबकि 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत 15,000, 1.5 लाख रुपये है। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत बताओ। ठीक है ना, तो 3 मोबाइल और एक वॉकमैन की कीमत 8 पर 4 जीरो। ठीक है, 5 मोबाइल और 2 वॉकमैन की कीमत 15 पर 4 जीरो। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में 2 का मल्टीप्लाई करके और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लो। ऊपर वाली में लाइन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, इतना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे एक मोबाइल आएगा और इधर कितना आएगा, 1 पर 4 जीरो। ठीक है, ये आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 10 कैंडिडेट हैं, उनकी जो है बुद्धि लब्धि परीक्षण IQ जो स्कोर्स है नीचे दिए गए हैं, तो इसमें बहुलक बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो आया, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि इसमें क्या बताना है, बहुलक बताना है। ठीक है, इसमें बहुलक देख लो आप क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 6, तो इसमें 6 बहुलक हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 84 नंबर के। ठीक है, 84 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को क्रमशः 2:5 से मिलाया गया है। ठीक है ना, एक डाई है जिसमें लाल और पीले रंग है, जिसका रेशियो 2 और 5 दिया हुआ है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है तो बनने वाली डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है ना, पहले देख लेते हैं कि रेड और येलो का है कितना, 2:5। ठीक है, 2:5 है। आप इसको 20-50 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या 2:5 ही रहने दें। लेकिन अगर हम 20-50 या 200-500 कर लें तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, रेड वाले को 25% बढ़ाया जाता है। 25% हो का मतलब होता है 1/4। तो 20 में 1/4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 25 और ये 50। ठीक है, टोटल कितना है, 75। तो हमें किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो नीचे टोटल लिखेंगे, जिसका पूछ रहा है पीले का उसको ऊपर लिखेंगे और गुणे 100। ठीक है, 25 से कटेगा 2 बार में और 3 बार में। 2/3 का मतलब ही होता है 66.67%। ठीक है, अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवर में भारत का प्रति ओवर रन रेट 7.1 है। कितना है यहाँ पे दशमलव नहीं दिया है, देख लो आप। ठीक है, 45 ओवर में 425 रनों का लक्ष्य पाना है। भारत के लिए न्यूनतम कितना औसत बनाए रखना जरूरी है ताकि ये पक्का हो जाए कि वो खेल जीत सकता है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो इस आज के वीडियो में जो इजी इजी क्वेश्चन है एकदम वो उसको छोड़ूंगा। पहले देख लेते हैं कि 20 ओवर में 7.1 रन रेट था तो कितना रन बन चुका है, कितना रन बन गया, कितना रन बन गया है। तो 20 गुणे 7.1 करेंगे, ठीक है ना, 20 गुणे 7.1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 2 14, 142। तो 425 रनों का लक्ष्य था तो 142 बन चुका है। तो अभी और कितना बनाना है, 5 में से 2 घटेगा 3, और यहाँ पे 42 में से 14 घटाओगे 28, 283 रन बनाना है। और ओवर कितने बचे हैं, 283 रन बनाना है और ओवर कितने बचे हैं, 45 ओवर में से 20 ओवर हो चुका है तो बचा कितना है, 25 ओवर। तो 283/25 करेंगे तो क्या ये दिख रहा है कि 11 बार से थोड़ा ज़्यादा कटेगा, ठीक है ना, 11 बार से थोड़ा ज़्यादा कटेगा। तो ऑप्शन ये होगा 11.3 आएगा, समथिंग 3-2 आएगा, ठीक है ना। तो 11.4 वाला ऑप्शन हम हिट कर लेंगे। कह रहा है कि 2001, अगला क्वेश्चन है 2001 जैसा कौन सा कैलेंडर था इसके पहले, 2001 के पहले वो कौन सा कैलेंडर है जो 2001 जैसा ही है। मतलब 2001 किसका रिपीटिंग कैलेंडर है। एक बात बताओ कि 2001 से पहले पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 1999 के बाद 2 साल के बाद ये आता है और कैलेंडर कोई भी 2 साल में रिपीट नहीं करता है। आप लोग ट्रिक भी याद रखे होगे तो ये याद होगा 6-6, आप लोग ट्रिक भी याद रखे होगे तो 6-6-11-28 ऐसे ही कुछ है ना, 6-11-11-28 ऐसे है। पहला जो कैलेंडर है वो लीप ईयर के एक बाद वाला 6 साल पे रिपीट करता है, फिर अगला वाला 11 साल पे, हाँ, फिर अगला वाला 11 साल पे, फिर लीप ईयर वाला 28 साल पे रिपीट करता है। 2 साल पे कोई कैलेंडर रिपीट नहीं करता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1990। 1990 जो है उसके बाद 11 साल वाला रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी इसमें आप ट्रिक वगैरह लगा सकते हो या और डे काउंट करके आप कर सकते हो बेसिकली। अगला क्वेश्चन, एक टंकी में रिसाव है जो उसे 17 घंटे में खाली कर सकता है। एम्प्टी वाला कितने घंटे में खाली कर सकता है, 17 घंटे में। इसको हम माइनस में लिख के चलते हैं ताकि याद रहे, ठीक है। एक नल खोला जाता है जिसे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है, भर सकता है, ठीक है ना। तो एम्प्टी वाला और एक फिलर टैंक लगाया जा रहा है, वो कितने मिनट में खाली कर दे रहे हैं, 24 घंटे में, ठीक है। चलो इसका एलसीएम क्या होगा, 17 गुणे 24। आप मल्टीप्लाई करते रहना, यहाँ पे आएगा 24 माइनस का और यहाँ पे आएगा 17 माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, 7 का, यानी कि जो फिलर है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 7। तो इसको टाइम कितना लगेगा, फिलर वाले को टाइम कितना लगेगा, 17 गुणे 24 टोटल है बटे में 7, इतने घंटे लगेंगे। इसमें हमने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, मिनट हो गया, और 1 मिनट में 12 लीटर खाली भर रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा 17 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 12 बटे में 7, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही बचा हुआ उसमें। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी जो साइड्स है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अरे यार ट्रायंगल ना बन नहीं पा रहा है। ये 26 की है, ये 28 की है और ये 30 की है, ठीक है। यहाँ पे तीनों पे एक गाय बंधी है 7 सेंटीमीटर रस्सी का, ठीक है। तो वो इतना चर लेगी, सपोज करें इतना चर लेगी, इतना चर लेगी, ठीक है। तो इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे हम, जो बचे हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, देखना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस
देखो यहाँ पे जो तीनों एंगल है कुल मिला करके 180 डिग्री बनेगा। मतलब 1/2 पाई r स्क्वायर हम माइनस करेंगे। 180 डिग्री का मतलब आधा सर्किल होता है। ये वाला, ये वाला और ये वाला मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है आधा सर्किल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कैसा है? 26, 28, 30। ट्रिपलेट बन रहा है क्या? 26, 28, 30 दो से कटेगा 13 बार में, 14 बार में और 15 बार में। नहीं, ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे और हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके इसमें क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का यहाँ पे रखोगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 6 घंटियाँ एक साथ बनना शुरू कर दिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 30 मिनट में घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी? मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। इसका एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं। एलसीएम होगा 4, 8, 5, 6 चाहिए तो 2 है तो 3 हो गया, 12, 18 में 3 है, 3 6 है, 3 और चाहिए, और 20 में 5 चौक 20। ठीक है, तो 5 चौक 20 दूना 40, 40 9 360। एलसीएम इसका कितना आ रहा है? 360 सेकेंड। 360 सेकेंड का मतलब कितना होता है? 6 मिनट। 360 सेकेंड का मतलब कितना होता है? 6 मिनट में एक बार बजेंगी, तो 30 मिनट में वो 5 बार बजेंगी। हर एक काम का 25% हिस्सा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का। हर एक काम का 25% हिस्सा 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा आप ये बताओ। इसको अगर 4 से गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, और इसको 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दिन। मतलब हर एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, इस काम का 20 गुना, इस काम का 20 गुना करना है तो 20 गुना टाइम भी लगेगा। ठीक है, 20 गुना काम करना है तो 20 गुना टाइम लगेगा, तो 20 गुणा 20, 400। ये तो ऐसे ही ओरली हो गया। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। कह रहा है कि 1.96 गुड़े 11.96 प्लस 11.96 गुड़े एक्स वाई प्लस 0.04 एक पूर्ण वर्ग होगा यदि एक्स वाई के जगह पे क्या रख दिया जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आप। इसका कुछ आंसर आ रहा है 91 नंबर क्वेश्चन का। 1.96 गुड़े 11.96 गुड़े सॉरी प्लस 11.96 एक्स वाई प्लस 0.04 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा यदि एक्स वाई का मान किसके बराबर हो। तो आई थिंक इसमें अभी नहीं आ पा रहा है आंसर। तो या तो क्वेश्चन एरर होगा या तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें तो इसको देख लिया जाएगा। इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको आ रहा है सिंपली सॉल्व करना तो उसमें आप कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसे मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है। कह रहा है मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को, तो मैनेजमेंट में स्वर और व्यंजन की तुलनात्मक स्थिति सेम रखनी है। मतलब जहाँ पे वॉवेल है वहाँ पे वॉवेल रहेगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे कॉन्सोनेंट रहेगा। मतलब हमें मैनेजमेंट में वॉवेल को अलग करना पड़ेगा और कॉन्सोनेंट को अलग करना पड़ेगा। हम कॉन्सोनेंट को लिख लेते हैं MNG MNT। टोटल कितने? 6। इसको कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं? मीन्स अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 2 2 4 2 6। रिपीट कितना कर रहा है? M 2 बार और N 2 बार। ठीक है ना, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अल्फ़ाबेट कितना, सॉरी वॉवेल कितने हैं? A A E E। ठीक है, इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल कितना हो गया? जैसे 6 फैक्टोरियल बटे में 2 गुणते 2 4 करेंगे तो आपका आएगा 6, 5, 4 कट जाएगा 3 और 2 आएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल बटे में 4 करेंगे तो 3 और 2 मतलब 6 आएगा। 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 1080। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 110 बटे एक्स। इसको तो आप सिंपली सॉल्व कर लेना, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। 93 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ए कह रहा है कि ए
सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और 6 बजे, और बी जो है 7 बजे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो एक की घड़ी में 6 बज रहा है, एक की घड़ी में 7, तो इसको भी 1 घंटा चला लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 बजे तक ये कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। अभी कितना चलने को बच गया, 80 किलोमीटर, ठीक है ना। उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, 20 चल लिया तो 80 बच गया। तो अब वे कितने बजे मिलेंगे, 7 बजे से हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 80 स्पीड जुड़ जाएगी, 20 और 10 30 हो जाएगी। इतना घंटा लगेगा, ठीक है ना। इसको अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेते हैं, मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। 30 से ये 2 बार में कट जाएगा, 160 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है ना। 160 मिनट बाद मिलेंगे 7 बजे से। 7 बजे से 160 मिनट का मतलब 2 घंटा 40 मिनट, ठीक है। यानी कि 9:40 पे ये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। कह रहा है कि दिया गया चार्ट जो है वो भारत में आयात और निर्यात को दर्शाता है, ठीक है। जो हल्की वाली जो बार है वो क्या है, निर्यात है, और डार्क वाली ब्लैक वाली क्या है, आयात है। दिए गए कौन से वर्षों में निर्यात के प्रतिशत के हिसाब में आयात सबसे ज़्यादा है। निर्यात के मतलब ब्लैक वाली लाइन के हिसाब से आयात, निर्यात के प्रतिशत के हिसाब से आयात सबसे ज़्यादा है किस वाली लाइन में, ये ऐसा पूछ रहा है। सिंपली आप देख के बता लो किस में ज़्यादा वेरिएशन है। इसमें ज़्यादा वेरिएशन है क्या, 2015 में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रही है डिस्टेंस गैपिंग, यहीं पे दिख रही है, 2015 वाला सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 2011 और 2012 के संयुक्त निर्यात, भाई संयुक्त निर्यात कितना हुआ है, और 2012 के आयात के बीच अनुपात कितना है। 2011 और 12 का संयुक्त निर्यात हम पहले लिख लेते हैं। 2011 और 12 का संयुक्त निर्यात मतलब जो हल्की वाली लाइन है, लगभग ये 42 है और ये भी 42 है, मतलब 84 लगभग है, ठीक है। और 2012 के आयात, 2012 का आयात का मतलब डार्क वाली लाइन, 2012 में डार्क वाली लाइन कितनी है, 82.5, ठीक है। ये लगभग बराबर का है क्या, 1:1 का ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें विजुअल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसी की वजह से थोड़ा बहुत डिफर करता है, बाकी ये लगभग में बराबर दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है इसमें 97 नंबर। ये सब ऐसे ही DI में सॉल्व हो जाती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिए गए सभी वर्षों के बीच कुल निर्यात और दिए गए सभी वर्षों के बीच सभी आयात में अंतर कितना है। सभी आयात और सभी निर्यात में कितना अंतर है भाई, ये तो थोड़ा इसको तो फिर जोड़ना पड़ेगा। देख लो, हम यहाँ पे लिखने जाते हैं कि कौन सबसे, देखो ये आयात वाली लाइन आपको डार्क वाली सबसे ज़्यादा दिख रही है, मतलब हर बार आयात ज़्यादा है। यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, लगभग 40, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, लगभग 42 43 कुछ भी हो। यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, 25 से ये कितना जा रहा है, 55 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, मतलब लगभग 20। यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है ना तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। ये है 50 और ये है 80, तो लगभग 30, ठीक है। और ये जो है हमारा है लगभग 30, और ये कितना है 80, तो 50 कितने का आ रहा है, 50 30 80 20 100 और एक ये 80, 182 के पास में आ रहा है। ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें फिलहाल ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इस वाले पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को भी छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ऑप्शन देखो आप, बहुत नज़दीक नज़दीक दिया है इसमें। तो वैसे तो जब भी DI देता है तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे डाटा लिखा हुआ मिलता है इसके टॉप पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो आई थिंक इसने गलती किया होगा, इस वजह से ये नहीं समझ में आ रहा है। तो डाटा क्लियर ना होने की वजह से इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी डिफरेंस निकालना था तो माइनस करना, उसमें आप भी जानते हो बहुत बड़ा काम नहीं है। 30 के 80% और 25 का 4/5 में कितना अंतर है, ये आप अभी गेस कर लेना।
30 का 80% कितना होगा 24, और 25 का 4/5 कितना होगा 20। अंतर कितने का है 4 का। 600 ग्राम 420 ग्राम और 780 ग्राम के वजन के 3 चॉकलेट बार्स को एक समान वजन के छोटे टुकड़े में काटा गया। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जब जो सभी टुकड़ों को बांट सके। ठीक है ना, यानी कि यहां पे हमें क्या निकालना है इसका, ठीक है, हमें यहाँ पे HCF निकालना होगा। ठीक है ना, जैसे कल था वैसे ही क्वेश्चन ये भी, ये 60 420 और 780 का HCF कितना आएगा 60 ग्राम। ठीक है ना, 60 ग्राम का अगर हर एक टुकड़ा होगा तो पहले वाले में कितने टुकड़े बनेंगे 10 टुकड़े, इसमें 7 टुकड़े, और इसमें 780 वाले में कितने टुकड़े बनेंगे 13। ठीक है ना, टोटल टुकड़े कितने हो गए 13 7 20 और 10 30। ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या, एक मिनट ऐसे टुकड़ों की संख्या 30 होगी लेकिन 15 लोगों में बांटा जाएगा। ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या बांटना है, प्राप्त करना है, और हर एक लोग को 2 टुकड़े दिए जाते हैं। तो 30 टुकड़े आएंगे, 15 लोग होंगे। ठीक है, चलो एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 और 10 दिन में कर लेते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई मिलकर 6,000 रुपये के वेतन में इस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में 1200 रुपया मिला होगा। ठीक है, जेड को उस काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, चलो तो पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लें। ठीक है, उसके बाद इफिशियंसी के रेशियो में हम बांट देंगे। एक्स किसी काम को 12 दिन में, वाई किसी काम को 10 दिन में, और एक्स वाई जेड किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं मिल करके। ठीक है, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 60, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा, और ये कितना आएगा 12, यानी कि जेड की इफिशियंसी 1 हो गई। ये दोनों मिलके 11 हैं और यहाँ पे तीनों मिलके 12 हो गए, मतलब एक बढ़ा, इसलिए जेड की इफिशियंसी 1 हो गई। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी के अनुपात में ये पैसा बटेगा किस रेशियो में, इनकी क्षमता है पहले वाले की 5 है, दूसरे वाले की 6 है, और तीसरे वाले की 1 है। ठीक है ना, तो इसी अनुपात में कटेगा बटेगा। 5 6 5 11 और 1 12, 12 बराबर 60,000, यानी कि 5 गुना है तो 1 बराबर 5 गुना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक समठोस प्रिज्म का आधार त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 6 8 10 सेंटीमीटर है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई 10 है। प्रिज्म का कुल सतह, पार्श्व सतह और आयतन कितना होगा। ठीक है ना, देखो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हम पेरीमीटर लिखते हैं PMT और मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, पेरीमीटर कितना होगा 6 8 10, आधार का परिमाप 8 से 14 24 गुणे 10, यानी कि 240। ठीक है, मतलब दूसरे वाले की आंसर आ रहा है 240। कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, ये पार्श्व पृष्ठ लेटरल सरफेस एरिया और ऊपर और नीचे का भी हम मिला लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 240 प्लस, देखो भाई नीचे जो है त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 6 48 24 आएगा, और ऊपर का भी 24, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा 48। तो इसका कर लोगे तो ये 288 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या निकालना है आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 24 आ रहा है और गुणे ऊंचाई 10, 240। तो यही ऑप्शन होगा जिसमें 288 240 240 दिया हो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है ना, चलो अगला है जो है सेट थ्योरी से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यूनियन को 70 तत्वों के सम्मिलित सकल समुच्चय मान लेते हैं। यदि ए बी इस तरह के यूनियन के उप समुच्चय हैं, एन ए बराबर 20, एन बी बराबर 30, एन ए यूनियन बी बराबर 10, तो एन ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन का मान बताना है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम कुछ इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे आपको मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है ना, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एन ए यूनियन बी डैश की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है
वो यहाँ पे हम पहले इसका लिख लेते हैं। एन ए आपका कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। एन बी कितना दिया हुआ है, एन बी आपका दिया हुआ है 30 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 10, ठीक है ना। तो ये 30 20 50 में से 10 माइनस होगा 40, ठीक है। तो हमें ये एन ए यूनियन बी का वैल्यू आई, तो एन ए यूनियन बी डैश की वैल्यू चाहिए। तो उसको जैसे एन ए यूनियन बी की वैल्यू 40 आई है, अगर इसमें डैश की वैल्यू चाहिए तो हम इसको लिखते हैं यू माइनस ये जो आया हुआ है वो, ठीक है। यू की वैल्यू, ये यू है, यूनियन नहीं है, यहाँ पे यू है। यू की वैल्यू 70 है, 70 में से 40 घटाएंगे 30 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है ये, इसको मैंने कल करवाया हुआ था, फिर से इसको आप देख लो। 23 रिपीट कर रहा है तो 23/99 होगा। अगला क्वेश्चन, किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई मतलब एचसीएफ होगा, एचसीएफ आप इसका फाइंड कर सकते हो 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। 12 मीटर का मतलब 1220 और 420, इसका जो होगा एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा 20, ठीक है। अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी होती है, यानी कि उनकी स्पीड जो है एक्चुअल 4 है, बाद में कितनी होगी 3। तो इसमें जो टाइम का रेशियो होगा ना वो 3:4 होगा, ठीक है। तो उससे कह रहा है कि 3/4 मतलब जब गड़बड़ वाली कम वाली स्पीड से चलता है तो उसमें 20 मिनट की देरी होती है। यहाँ पे कितने मिनट की देरी हो रही है, एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 आएगी, मतलब 1 घंटा। पी का 5%, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। पी का 5%, पी का 5% 10 है, ठीक है ना। पी का 5% 10 है, क्यू का 10% 5 है, आर कॉमा क्यू बटे पी के बराबर है, ठीक है ना। तो आर का मान क्या होगा, तो हम पहले पीज में पहले पी की वैल्यू निकालते हैं। पहले पी की वैल्यू निकाल लें। पी का 5%, 5% का मतलब 5/100 कितना है 10, ठीक है। 5 से 2 बार में कटेगा 200 आएगा, ये जब 100 को उधर घुमाएंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है 200, ठीक है। क्यू का कितना आ रहा है, कह रहा है क्यू का 10% 5 है, क्यू का 10% का मतलब 1/10 बराबर 5, यानी कि क्यू की वैल्यू 50 आ रही है, ठीक है। हम यहाँ से इसको रफ कर दिए। फिर जो ये कह रहा है कि आर की वैल्यू क्यू बटे पी है, यानी कि 200/50 है, 200/50 मतलब 4। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 60 का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने होते हैं, पावर में एक एक बढ़ा करके लिख लेते हैं। पावर में एक बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके पावर में एक बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसके पावर में एक और बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ये भी सेम क्वेश्चन है, आई थिंक आप इसे लगा सकते हो खुद से, ठीक है ना। कह रहा है कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, एक 7 बजे निकलती है, एक 8 बजे। तो पहले इसको 8 बजे तक हम चला लेते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे में कितना चलेगी पहली वाली ट्रेन 20 किलोमीटर, तो बच का इतना गया 90 किलोमीटर। 8 बजे से दोनों को चलाना स्टार्ट करते हैं तो 8 बजे से टाइम कितना लगेगा, 90 इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। पहले की स्पीड 20 है, दूसरे की स्पीड कितनी है 25, 20 25 45, यानी कि 2 घंटे। 8 बजे से 2 घंटे यानी कि 10 बजे। अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित मूल्य से 3/4 दाम पर खरीदी, ठीक है। अतुल ने एक साइकिल उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदी और उसकी अंकित कीमत से 20% ज़्यादा पर बेच दिया। उसका मुनाफा प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। हमने एमपी कर लिया, एमपी कर लिया 100। उसने खरीदा कितना में है 75 में, और बेचा कितना है अंकित से 20% ज़्यादा, अंकित से 20% ज़्यादा यानी कि 120 में। उससे लाभ कितना का हुआ 45 का, और नीचे लिखेंगे सीपी और गुड़े 100, ठीक है ना। यहाँ से 25 से कटेगा 4/3 बार में, 4 बार में 3 बार में, ये 15 बार में, 15 × 4 यानी कि 60% की, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सेब संतरे और आमों की संख्या,
जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर रहे। सेब, संतरे और आमों की संख्या 5, 7, 8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या का 40, 50 और 75% बढ़ा दिया, तो फलों का अनुपात अब क्या होगा? ठीक है ना, ये 5, 7 और 8 के अनुपात में है। इसका हम ये कर लेते हैं, ठीक है ना, कि 50, 70 और 80 है। पहले का 40% बढ़ाओगे तो 50 का 40% होगा 20, यानी कि बढ़ने के बाद ये 70 हो जाएगा। ठीक है ना, 70 का दूसरे वाले का 50% बढ़ाना है, तो 70 का 50% 35 होगा, ये हो जाएगा 105। 80 का 3/4, 75% मतलब 3/4, यानी 60 बढ़ानी, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है ना, आई थिंक ये 35 से कट जाएगा 2 बार में, 3 बार में, और ये 4 बार, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर पर आवर की और शेष जो है 6 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है ना, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले 10 घंटे में कितना दूरी जाएगी? 240 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना जाएगी? 360 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 16 घंटे लग रहा है। ठीक है ना, 10 घंटे और 6 घंटे, 16 घंटे। 240 और 360, ये 3, 2, 5, 1, 600 हो जाएगा। 600 बटे में 16 करोगे आप, तो 4 से कटाओगे, 16 से ही पूरा कटा लेते हैं ना। 16 तियाँ 48, 3 आ रहा है ना, 16 तियाँ 48 और 12 120, 16 7 112, ये आ जाएगा 37.5। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाई पूरा सॉल्व क्यों किया जाए जब आधे पे ही आंसर आ जा रहा है? ऑप्शन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है x² प्लस दिस में, तो x की वैल्यू बताना है हमें। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम फाइंड करने के लिए क्या हम यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं? ठीक है, देख लो, इसको जब उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में ही आने वाला है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या आएगा? इकाई अंक कितना आएगा? 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे इकाई अंक कितना आएगा? 4। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 8। और ये जब इधर घूम के आएगा तो ये भी माइनस में होगा, और इसका इकाई अंक कितना है? 6। तो ये 4, 4 0 हो गया। चूंकि ये बड़ा नंबर है तो ये उस उधार देगा, तो 0 में से 8 घटाना है, तो 0 में से 8 ना घटाओ, 10 ले लो। 10 में से 8 घटाओगे 2, फिर 2 में से इस 6 को घटाना है, 2 में से 6 को नहीं घटाओगे, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा। ठीक है ना, यानी कि x² बराबर समथिंग 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 6 आ रहा है। तो 6 जो है इसी के स्क्वायर में आएगा और किसी के भी स्क्वायर में नहीं आएगा। 156 इसका आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हो। बेसिकली आप मेरा डिजिटल सम वाले वीडियो देख सकते हो इसके लिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। ठीक है, यदि ब्याज की दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए SI और CI में डिफरेंस कितना होगा? ठीक है ना, SI और CI में डिफरेंस कितना होगा? इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, SI और CI का डिफरेंस। चलो, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ 2000। पहले साल का अगर हम निकालें तो 6% लगाएंगे तो 120 आएगा। ठीक है ना, दूसरे साल का अगर हम निकालें तो 120, और इसका 6% कितना आएगा? इसका 6% निकालेंगे तो 7.2 आएगा। ठीक है, फिर तीसरे साल का लगाते हैं, इसका 6% 120। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? SI होती है। उसके बाद इसका 6% निकालेंगे, 7.2, 7.2, यानी कि 14.4। ठीक है, उसके बाद इसका 6% आप निकालोगे तो 6 7 42.4 वगैरह के आसपास आएगा, इसको छोड़ सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिफरेंस। तो 14 7 21, 21 रुपये से ज़्यादा दिख रहा है तो हम 22 रुपये हिट कर लेंगे, यहाँ पे एक्चुअल आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है ना, अशोक के पास, अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें। अशोक के पास, एक सेकेंड, 60 रुपये पर केजी और 85 रुपये पर केजी वाले 2 ऐसे गेहूं हैं। यदि वह इन दो मिश्रण को 84 रुपये पर केजी में बेचकर 20% का मुनाफा कमाता है
तो मिश्रण के इन प्रकारों का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे सीपी है, तो यहाँ पर भी सीपी होना चाहिए, लेकिन ये एसपी दिया है। बेचा कितने में है? 120% में। ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन पहले वाले पेपर में था। 120% की वैल्यू 84 है, तो सीपी यानी कि 100% की वैल्यू 70 आएगी। 12 से कटेगा 7 बार में, 7 का मतलब 70 होता है। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें एलिगेशन लगा लेंगे, तो पहला 60 है, दूसरा 85 है, और बीच में कितना है? 70। यहाँ पे माइनस करोगे 10, यहाँ पे माइनस करोगे 5, 5:10 यानी कि 1:2। यहाँ पे लास्ट में अभी आपको 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अरे यार, कह रहा है इसमें कि यदि 21 अक्टूबर को रविवार है तो 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा? आप इसको बेसिकली सॉल्व कर लेना ऑड डे से। ठीक है ना, जैसे अभी कल ही किया हुआ था ये क्वेश्चन। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि 116 नंबर देखिएगा। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 और 5 साल में 1300 रुपये हो जाती है। मूल राशि कितनी होगी? ये भी कल क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। 3 साल में कितने रुपए बढ़ जा रही है? 80, 180 रुपये। 3 साल में 180 रुपये, यानी कि 1 साल में कितना होगा? 60, यानी कि 2 साल में कितना होगा? 120। ये 2 साल में 120 रुपये इसमें ब्याज है, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो 1000 रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिन अंकों में 56 का फर्क हो, 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना, पहला अंक दूसरे का 2/9 हो, तो उसका अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि 2 संख्याएं जिसमें अंतर जो है 56 का है पहला, और पहला जो दूसरे का 2/9 है। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस कितने का देख रहे हो? 2/9 में। ठीक है ना, एक अगर 9x है तो दूसरा जो होगा 2x होगा। इसमें डिफरेंस कितने का है? 7x का। और यहाँ पे कितना दिया? 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x की वैल्यू 8 आएगी, तो इन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? पहला होगा 16 और दूसरा होगा 72। ठीक है ना, 16:72। कुछ नहीं किया गया, ये 7th क्लास का क्वेश्चन है ऐसा कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खत्म होने वाला है। निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 2 अलग अलग पासों की जोड़ी फेंकी जाती है। दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना क्या है? ठीक है ना, इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, मैं उसको बना देता हूं, आप इसको देख भी लो। ठीक है ना, सबसे कम पासे में क्या आ सकता है? 2, 3, उसके बाद योग आएगा 4, 5, ठीक है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ज़्यादा हो गया? दो, ये योग मैं लिख रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और सबसे ज़्यादा योग आ सकता है 12। बाहर वाला क्या है भाई? योग है। ठीक है ना, इसकी जो प्रायिकता होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1, 2, 3, 4, 5, और बीच में दिख रहा है 6। हमें योग 5 लाना है, तो 5 के आने की प्रायिकता 4 होगी। ठीक है ना, 4/36 टोटल। जैसे जिसका पूछ रहे हैं उसका हम यहाँ से देख के लिखेंगे, और नीचे होता है हमारा टोटल। तो आपको यहाँ पे बाहर वाली संख्या क्या दिखा रही है? योग। बाहर वाली संख्या योग है, अंदर वाली वो कितने तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे मैं पूछूं कि 9 कितने तरह से बनाया जा सकता है, तो 4 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, 12 कितने तरीके से आ सकता है? 1। कैसे? जब 6 और 6 आए दोनों तो। ठीक है, तो 5 योग आने की प्रायिकता के कंडीशन कितनी होगी? 4, मतलब 4, और टोटल कितना होता है? 36, यानी कि 1/9 इसका आंसर आने वाला है। 4/36, ऑप्शन नंबर ए। एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि घड़ी, हम इसको रफ कर देते हैं, यदि घड़ी, इसको आप सॉल्व करिएगा, 119 नंबर। यदि घड़ी 100, एक सेकंड में इसको देख लेता हूँ क्लियर क्या है। इसमें दिया हुआ है कि यदि घड़ी 10% कम में खरीदी जाती है और 14 रुपये कम दाम से बेची जाती है,
तो 25% मुनाफा होता है। तो चलो हम इसको मान लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट लॉस में बहुत लगवाया हुआ है। हमने सीपी मान लिया कि 100% है या 100 है, ठीक है। 16% प्रॉफिट पे बेची जाती है, यानी कि 116 में बेची गई होगी पहली बार। अगर 10% कम में खरीदी जाती है तो 90 में खरीदी गई होगी, ठीक है। 25% मुनाफा होता है, तो 90 का 25% 22.5 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 112.5। तो आप देख सकते हो कि कितना कम में खरीदा गया है। आप बता सकते हो 3.5 यूनिट, 3.5 कम में खरीदा गया, और यहाँ पे कह रहा है कि 14 रुपये कम में खरीदा गया है। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। एक की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि 100 की वैल्यू 400 हो जाएगी, यानी कि सीपी इसकी 400 है। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक आदमी 5 चीजें रुपए 1 में खरीद कर उसे 1 रुपए में कितनी चीजें बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है ना। मतलब 100% के लिए अगर पूछा जाए, 5 चीजें 1 रुपए में, यानी कि एक चीज मतलब वस्तु, यहाँ पे चीज का मतलब क्या है? वस्तु। मैं चीज ही लिख देता हूँ। एक सामान जो है 1/5 रुपए में खरीदा जा रहा है, ठीक है। 25% में हमें बेचना है। 25% लाभ मतलब 125%। ये 100% का वैल्यू था 1/5। तो 125% में जब बेचेंगे तो एक चीज की वैल्यू, देखो भाई 100 से 125 कैसे बना हुआ है? 100 से 125 कैसे बनाओगे? 100 को 125 कैसे बनाओगे? पहले 100 से भाग और 125 से गुणा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है कि 100 से भाग करेंगे और 125 से गुणा करेंगे। तो 25 से कटाओगे 4 बार में, 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 को इधर भेजोगे तो 4 चीज जो होगी, 4 चीज जो होगी वो 1 रुपए में आ जाएगी। तो इसमें 4 चीज आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये भी प्रॉफिट लॉस में सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यूपीएसआई में। चलो अगले दिन मिलेंगे अगले क्वेश्चन, अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।